नमस्कार, मैं हूं प्रसून। वहीं पाकिस्तान में रविवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ फौज के उच्चाधिकारियों की बैठक में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन को लॉन्च करने का निर्णय लिया गया। चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेईडोंग ने पाकिस्तान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक में मांग की थी कि पाकिस्तान आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन चलाए। हालांकि तब पाकिस्तान ने अपनी संप्रभुता की बात करते हुए इस मांग को ठुकरा दिया, लेकिन अब पाकिस्तानी सेना की कट्टरपंथ आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसे ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम नाम दिया गया है। दबाव में और आतंकवाद कट्टरपंथ से उबे दहशत से भरे पाकिस्तान में सेना का एक्शन अब शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने हाल में ही पाकिस्तान के साथ रिश्तों को सबसे अधिक प्राथमिकता वाले दर्जे को हटाकर अधिक प्राथमिकता वाले दर्जे में चीन ने पाकिस्तान को डाल दिया था। ड्रैगन चीन ने पाकिस्तान पर जब दबाव डाला, तब पाकिस्तान में शुरू किया गया ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम। चीनी अधिकारियों की हत्या और हमले के बाद ऑपरेशन का दबाव पाकिस्तान पर चीन ने काफी बढ़ा दिया था। ऑपरेशन को पूरे पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा। फोकस विशेष रूप से बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पर होने के कयास लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में होने वाले अधिकांश हमले इन्हीं जगहों से होते हैं। पाकिस्तान के भीतर चीन द्वारा बनाए जाने वाले कई प्रोजेक्ट पे बलोच विद्रोहियों ने हमला किया और करते रहे हैं। चीन को इसके कारण जान माल की भारी नुकसान को झेलना पड़ा। बलोच विद्रोही चीनी प्रोजेक्ट को अपनी जमीन पर कब्जे के तरीके से देखते हैं। मार्च महीने में ही एक हमले में 5 चीनी इंजीनियर मारे गए थे। इसके बाद चीन लगातार पाकिस्तान पर यह दबाव बना रहा था कि वह 2014 की तरह ही ऑपरेशन जर्बे अजब जैसे एक आतंकवादी विरोधी अभियान की शुरुआत करे। पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने इससे पहले भी 15 जून 2014 को ऑपरेशन जर्बे अजब शुरू किया। पाकिस्तान तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान के खिलाफ ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। इन दोनों संगठनों ने 8 जून 2014 को कराची के जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला किया था। पाकिस्तान में पहले व्यापक ऑपरेशन के रूप में सराहना की गई। पाकिस्तानी सरकार ने सशस्त्र बलों को संघीय प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय और विदेशी आतंकवादियों को खत्म करने की अनुमति दी। ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों के खिलाफ दूरगामी सैन्य अभियान दुर्लभ ही रहे हैं और अक्सर सीमित फोकस के साथ। 2009 में मुशर्रफ युग के ऑपरेशन में एक समय में एक आतंकवादी गुट को निशाना बनाया गया था। ऑपरेशन राहे निजहत में पाकिस्तानी सेना ने दक्षिणी वजीरिस्तान में टीटीपी आतंकवादियों का पीछा किया। इस ऑपरेशन के दौरान पश्तूनों और बलूचों पर काफी अत्याचार हुए। बड़ी संख्या में लोगों को मारा गया और काफी लोग गायब हो गए। पाकिस्तान में ऐसे ऑपरेशनों की विश्लेषकों और मीडिया द्वारा खोखले उपायों के रूप में आलोचना की गई थी, जो चरमपंथ के मूल कारणों से निपटने में विफल रहे और रणनीतिक रूप से हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकवादी समूहों को पनपने की अनुमति देते रहे। ऐसे ऑपरेशन के लिए अब भारत में भी वक्त आ चुका है। सवाल ये है कि आखिर कट्टरपंथ और आतंकवाद से सीधी लड़ाई लड़ने में पाकिस्तान जैसे देश को अब दिक्कतें आने बंद हो गई, तो भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में आतंक और कट्टरपंथ के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। इसका नाम दिया गया है अज़्म इस्तेकाम। यह पूरी तरीके से सेना द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन है। आतंकवाद और कट्टरपंथ से पाकिस्तान के सेना और आवाम में भी एक तरीके की ऊब देखी जा रही है, और यह ऊब केवल इस्लामी पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखी जा रही है, जहां इस्लामिक कट्टरपंथियों से
दुनिया त्रस्त हो चुकी है। चीन की सलाह पर पाकिस्तान ने सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यह ऑपरेशन तब हुआ जब ड्रैगन चीन ने दबाव डाला। इस्लामिक मुल्क से कट्टरता और आतंकवाद खत्म होगा, ऐसी आशा की जा रही है। हालांकि इस सैन्य ऑपरेशन का जो मेन फोकस रहेगा वह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पर ही रहेगा। यह ऑपरेशन तब शुरू किया गया जब चीनी अधिकारियों पर लगातार हमले बढ़ते जा रहे थे। हालांकि 2014 में भी इसी तरह का ऑपरेशन पाकिस्तान में चलाया गया था, जिसे जर्ब अजब कहा जाता है, जब पाकिस्तान के एक हवाई अड्डे पर आतंकवादियों ने एक ऑपरेशन कर पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट करने की कोशिश की। आतंक के खिलाफ पाकिस्तानी सेना का यह तीसरा ऑपरेशन है जो संगठित तौर पर सैन्य अभियान के तौर पे देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि इस्लामी कट्टरपंथियों से दुनिया त्रस्त है, ऐसे में दुनिया के पास क्या विकल्प बचा हुआ है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संतपाल राघव जी, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे। इसी मामले पे जुड़ेंगे संजीव श्रीवास्तव जी, सामरिक मामलों के जानकार, और करोड़ी सिंह जी, विदेशी मामलों के जानकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल संतपाल राघव जी से, रक्षा विशेषज्ञ हैं आप। आपको क्या लगता है कि जो ये सैन्य अभियान चलाया जा रहा है पाकिस्तान में कितना कामयाब होगा? या केवल वास्तव में सैन्य अभियान होगा या केवल चीन को संतुष्ट करने की कोशिश होगी? जी देखिए, ये जो अभियान चलाया जा रहा है ये आतंकवाद के खात्मे के लिए किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये प्रेशर चाइना से है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे जो काम हो रहा है, आप पिछले दिनों में देखेंगे कि वहां पे काफी नुकसान हुआ है चाइना का। उनके चाइनीज जो है मारे गए हैं जी। जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए थे तो उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया था कि ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए और इसको लगाम लगाने के लिए आतंकवाद को। तो इसके पहले भी, वैसे मैं पाकिस्तान के अंदर बताऊं, जर्ब-ए-अज़ब जो जून 14 में चलाया गया था, वो भी आतंकवाद को खत्म करने के लिए किया गया। तो ये अभी जो नया जो ऑपरेशन है अज़ब में, इससे काम, तो प्रधानमंत्री जो शरीफ साहब ने फौज के जो सैन्य अधिकारियों को बुला के उन्होंने उनको मीटिंग की है और इसको ऑपरेशन को चला रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी काफी सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान इसको चाइना के प्रेशर से कर रहा है। लेकिन ये अगर ओवरऑल सिचुएशन को देखें कि आतंकवाद को खत्म किया जा सकता है और ऑपरेशन ये लॉन्च किया जाए और ये कट्टरता को किया जाए। नंबर 2, जो पाकिस्तान को अपना जो इंटरनल बेनिफिट्स है, जो बलूचिस्तान और पुष्पगाम में जो उनकी आतंकवादी गतिविधियां कहें या जो उनका जो फ्रीडम स्ट्रगल है उस पर कहें, तो उसमें भी काफी कंट्रोल पाया जाएगा, क्योंकि आर्मी को भी काफी नुकसान हुआ है वहां पे। आप बलूचिस्तान में देखेंगे जो एम्बुश हुए हैं पिछले दिनों में, उनकी आर्मी की भी काफी कैजुअलिटी है। संतपाल राघव जी, सवाल केवल इतना उठ रहा है कि जब 2014 में ऑपरेशन लॉन्च किया गया उस समय टारगेट किलिंग हो रही थी, मतलब आतंकवादियों को नहीं केवल बलूचों को निशाना बनाया जा रहा था, और ये हम नहीं, पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट ही कहती हैं। इसीलिए इस तरह के भी सैन्य अभियान पे सवाल उठते हैं। जी देखिए, जब सैन्य अभियान होता है, आर्मी ऑपरेशन लॉन्च करती है, कोशिश ये होती है जैसे कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति उसमें नहीं होगा। एम ये होता है ऑपरेशन, किसी भी ऑपरेशन का एम ये होता है, जो एम होता है क्योंकि जो भी आतंकवाद है ये उनको जो है खत्म किया जाए। पर इसके अंदर कुछ लोग निर्दोष भी शिकार बन जाते हैं, क्योंकि ऑपरेशन एक ओवरऑल उस पर चलाया जाता है। मैं आर्मी से हूं, इंटेंशन अगर ठीक है, कमांडर्स की पॉलिटिकल विल ठीक है और उस पर काफी मॉनिटरिंग है, तो गलती नहीं होगी। संतपाल राघव जी बेहद अहम बात कर रहे हैं नियत का सवाल है। अगर आपकी नियत ठीक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल यही है पाकिस्तान की नियत कितनी सही है। करोड़ी सिंह जी विदेशी मामलों के जानकार हैं, आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इस तरह के सैन्य अभियानों के जरिए पाकिस्तान की कोशिश केवल चीन की मदद को बरकरार रखना है,
या वास्तव में वह आतंकवाद और कट्टरपंथ से उबा हुआ देश है? देखिए प्रसून जी, ऐसा है कि पाकिस्तान की नीयत या चीन का दबाव, ये दो ही फैक्टर नहीं है। इसमें देखिए, हम एक चीज देखते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से, जिस देश ने भी, जिस समाज ने भी आतंकवाद को बढ़ावा दिया है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, वो समाज, वो देश उसी का विक्टिम हुआ है, और ये पाकिस्तान के साथ हो गया है। दूसरा, परिस्थिति जन्य हम स्थिति देखें तो आंतरिक स्थिति पाकिस्तान की और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पाकिस्तान की किस तरह से बनी है, अगर हम पाकिस्तान के पिछले चुनावों का अध्ययन करें तो पाकिस्तान के आवाम ने सेना की राजनीतिक भूमिका के अगेंस्ट में भी मत दिया है, और जो अतिवादी राजनीतिक दल हैं जो आतंकवाद को प्रमोट करते हैं और सरकार उनका सहारा बनती रही है, उनके अगेंस्ट में भी वोट दिया है। इमरान खान की पार्टी को मान्यता खत्म कर दी, इंडिपेंडेंट उनके लोगों ने चुनाव लड़ा, जेल में वो थे, फिर भी पाकिस्तान के आवाम ने उनको समर्थन किया। तो पाकिस्तान का आवाम आज आतंकवाद के अगेंस्ट में है, और आवाम की इच्छा के अगेंस्ट में सरकार जाती है तो वो सरकार राजनीतिक अस्थायित्व को इनवाइट करती है। ये तो, और दूसरी आर्थिक हालत पाकिस्तान की अच्छी नहीं है। तो इस हालात में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी पाकिस्तान को देखें तो न भारत का दबाव न चीन का दबाव, ये कुछ फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन आतंकवाद के इश्यू को लेके पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो अच्छे दोस्त होते थे, दोनों के रिश्ते बिगड़ गए। ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ गए आतंकवाद को लेके, क्योंकि ईरान की तरफ भी वो परेशानी खड़ी करने लग गए थे, अफगानिस्तान में भी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान से और ईरान से जो पाकिस्तान के नजदीक होते थे, उनसे रिश्ते बिगड़ गए। एक अन्य फैक्टर है, वो है फाइनेंशियल टास्क फोर्स है आतंकवाद के अगेंस्ट में, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद या किस तरह से टेरर फाइनेंसिंग होता है और किस तरीके से इसमें जो इनको फंडिंग किया जाता है, उसके लिए रिव्यू करती है बार बार। अगर पाकिस्तान को फिर से ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में रख दिया जाता है तो पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मदद मिलना बंद हो जाएगा और दुनिया में पाकिस्तान की छवि और खराब होगी। तो ये भी एक फैक्टर है। और इसके अलावा चीन पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मदद देता है, और जो सीपेक का प्रोजेक्ट है उसके लिए चीन पीछे हटता लग रहा है कि अगर आप चीनी को सुरक्षा नहीं दोगे तो केवल चीनी नागरिकों की सुरक्षा तो एक फैक्टर है, लेकिन और दूसरे फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान इस तरह का स्टैंड ले रहा है। सफलता के लिए अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पाकिस्तान जैसा नियत के बारे में अभी सवाल उठा था, अभी भी पाकिस्तान के नियत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। करोड़ी सिंह जी बेहद अहम बात कर रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, करोड़ी सिंह जी कह रहे हैं कि अभी बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन भारत के लिए क्या सबक है? अगर चीन भी मुस्लिम कट्टरपंथियों से परेशान है और पाकिस्तान भी मुस्लिम कट्टरपंथियों से परेशान है, तो भारत के लिए क्या सबक है? ये देखिए, ये इस्लामिक टेररिज्म, जो ये कट्टरवाद है, वो पूरे विश्व के लिए, पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा संकट है, और उससे सभी राष्ट्र जूझ रहे हैं। अभी आप देखिए तो कल ही रशिया में दागिस्तान में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है, और उसके पहले आपने देखा कि 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर उसके ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला हमास ने किया था। और आतंकवाद का जो समस्या है वो पूरे मानवता की समस्या अभी भी खड़ी है। भारत भी उसका एक विक्टिम रहा है। संजय जी, अभी हमने अपने बुलेटिन में यह बात जानकारी दी है कि जो रसिया में हमला हुआ था उसमें अब तक कम से कम 15 लोगों की मौत हो चुकी है, पादरी का गला रेत की हत्या की गई है और 8 पुलिसकर्मी भी उसमें शहीद हो गए हैं। ये तो हो गई एक दूसरी बात। पाकिस्तान की नीयत पे सवाल है, चीन के एक्शन पे सवाल है। चीन ने तो एकदम साफ कर दिया है कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होगा, इस्लामिक चरमपंथियों को पीछे हटाना ही होगा, चाहे उनको सैन्य अभियान के जरिए एलिमिनेशन किया जाए उनका, चाहे किसी और जरिए से भी। लेकिन पाकिस्तान अक्सर वो अच्छे आतंकवाद और बुरे आतंकवाद में फैसला करता है, और जो भारत के खिलाफ आतंकवादी घटनाएं होती है ऐसे आतंकवादियों को तो बचा लेता है, अपने खिलाफ होने वालों पे एक्शन लेता है।
देखिए, ऐसा है कि आजमे इस्तेकाम नामक ये जो अभियान पाकिस्तान ने छेड़ा है, इसका जो सबसे बड़ा और मूल कारण ये है कि पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान नामक जो आतंकी संगठन है, वो पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए अस्तित्व का संकट पैदा कर रहा है। ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। ये पूरे पाकिस्तान में उसी तरीके का जो है शासन स्थापित करना चाहता है जैसा कि तालिबान ने अफगानिस्तान में किया है। और ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान आज इतना महत्वाकांक्षी हो चुका है कि ये सीधा सीधा पाकिस्तान की आर्मी, ISI, वहाँ की जो पुलिस फोर्सेस के ऊपर ये डायरेक्ट हमला करता है। और उसका जो लक्ष्य है पूरे पाकिस्तान में जो एग्जिस्टिंग वहाँ का जो सिस्टम है, जो भी वहाँ पर दिखावे की जमहूरियत वगैरह है, उसको बिल्कुल हटा करके, उसको बिल्कुल दरकिनार करके वहाँ पर वो कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहते हैं। तो इसकी वजह से जो पाकिस्तान की जो वास्तविक शासक हैं, जो वहाँ की आर्मी और ISI है, वो भारी दबाव में आ गई है। और जाहिर है कि चाइना का तो दबाव है ही। चाइना के जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर जिस तरीके से तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट इत्यादि जो सभी लगातार हमले कर रहे हैं, उसकी वजह से भी जो चाइना के का दबाव पाकिस्तान के हुक्मरानों पर है। तो इसकी ये जो पाकिस्तान की अपनी जो खुद की जो समस्या है, जो आतंक के जो भस्मासुर उन्होंने खड़े किए हैं और जो भस्मासुर आज पाकिस्तान को जो है जला रहे हैं, तो उसका जो एक संकट है, जो सबसे बड़ा जो मूल कारण है, चाइना का भी जो दबाव है, और उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान पे होता है वो तो रहता ही है। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, मेरा एक बड़ा सवाल है आपसे। मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके से इस्लामिक चरमपंथियों को चीन में दबा दिया गया, क्या भारत के पास भी कोई ऐसा विकल्प है कि उसी तरीके की कार्रवाई की जा सके? चूंकि भारत में भी इस्लामिक कट्टरपंथ अपने तरीके से सर उठाता जा रहा है, एक तरीके का आतंकवाद यहाँ भी सर उठा चुका है। अब उसको आप कैसे डील कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन क्या इस तरह की कार्रवाई को भारत में भी शुरू करना चाहिए? क्या ये सही समय है? निसंदेह मेरा ऐसा मानना है कि जो भी आतंकवाद हो, इस्लामिक टेररिज्म है, किसी भी तरीके का चरमपंथ है, अभी आप खालिस्तान के संबंध में आप देख रहे हैं कि लगातार गतिविधियां जो है विदेशों से साजिशें रची जा रही हैं। तो जो आतंकवाद, अतिवाद के ऊपर एक जीरो टॉलरेंस का जो अप्रोच है वो होना चाहिए। और ये जो अप्रोच है वो वर्तमान में भारत की सरकार ऐसा करने का प्रयास कर रही है। मेरा ऐसा मानना है कि इसको और अधिक सख्त तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। और भारत के अंदर भी जो ऐसे कट्टरवादी, चरमपंथी, इस्लामिक रेडिकलाइज्ड जो एलिमेंट्स हैं, वो जहाँ कहीं भी हैं, उनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी, और तभी जाकर के इस चुनौती का मुकाबला किया जा सकता है जी। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, और ये जो तीसरे कार्यकाल के दौरान भी आप देखेंगे कि आतंकवाद के विरुद्ध एक सख्त से सख्त कार्रवाई करके ये सरकार दिखाएगी, और एक जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ जो है आतंकवाद के संदर्भ में सरकार कार्य कर रही है। भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह हों, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हो, स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, सभी इस बात को जो है स्पष्ट करते रहे हैं कि आतंकवाद की जो चुनौती है, अतिवाद की जो चुनौती है, उसका मुकाबला जीरो टॉलरेंस के साथ ही किया जाएगा, उसी अप्रोच के साथ किया जाएगा। नहीं, लेकिन एक कोई सैन्य अभियान के तौर पे इसको कोई अंतिम रूप दिया जा सकता है आज के माहौल में या नहीं? संजीव जी, ये अपना सवाल जरा दोहराएंगे जैसे से। सैन्य अभियान के तौर पे क्या इस तरह के ऑपरेशंस की कोई संभावना देखते हैं भारत में आप? देखिए, सैन्य अभियान की तो आवश्यकता मैं भारत में नहीं देखता। भारत की जो सेना है उसका जो उस तरीके का उसका स्वरूप नहीं है जैसा कि पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के बारे में एक बात बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है कि जिसके पास ये कहना ठीक नहीं होगा कि उसके पास सेना है, और ये कहना उचित ज्यादा होगा कि पाकिस्तान की सेना के पास एक राष्ट्र है, और पाकिस्तान की सेना ही पाकिस्तान पर शासन करती है। और इसी वजह से वहाँ का सेना का जो रुख है, उनका जो इंटरवेंशन है, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे वो बाह्य सुरक्षा हो, सभी जगह उसका जो है दखल दिखाई देता है। पाकिस्तान की चाहे वो आर्थिक तंत्र हो, चाहे राजनीतिक हो, हर एक जगह पे वहाँ की आर्मी और ISI का ही जो है बोलबाला होता है। बोलबाला होता है। करोड़ी सिंह जी, संजीव श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि भारत में सैन्य अभियान इस समय मुमकिन नहीं है, तो क्या चीन की तरीके से भारत सरकार भी कोई एक ऐसा स्टेप ले सकती है जैसे चीन में लिया जा रहा है मुस्लिम चरमपंथ को दबाने के लिए?
करोड़ी सिंह जी। प्रसून जी, मैं अगर संजीव जी की बात को आगे बढ़ाऊं, और आपने एक स्टेज पे कहा था कि अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद, आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान के केस में अगर भारत में पाकिस्तान हस्तक्षेप करता है, इन्फिल्ट्रेशन करता है, आतंकवाद फैलाता है, तो वो पाकिस्तान अच्छा, पाकिस्तान की व्यवस्था है वो उसको अच्छा मान लेती है। चीन वालों को अगर मारते हैं, चीनियों को वहाँ पाकिस्तान में मारते हैं, तो वो उसको बुरा मानती है। तो पाकिस्तान के लिए तो ये हो सकता है कि अच्छा और बुरा आतंकवाद हो, लेकिन आतंकवाद किसी के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता। कुल मिला के आतंकवाद बुरा होता है। अगर पाकिस्तान और भारत की व्यवस्था को हम तुलना करें तो पाकिस्तान एक फ्रेजाइल राजनीतिक सिस्टम है वहाँ। नहीं, अब मैं चीन की बात कर रहा हूँ आपसे। पाकिस्तान में इस तरह की जरूरत हो सकती है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में बहुत रेजिलियंस है। तो इस समय भारत में इस तरह के मिलिट्री ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, पुलिस है, उसके लिए डील करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं, आराम से वो डील कर सकते हैं। करोड़ी सिंह जी, हाँ, मैं पाकिस्तान से नहीं तुलना कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्या चीन के तरीके से कोई ऑपरेशन चलाया जा सकता है ऐसे चरमपंथियों को दबाने के लिए, जैसे चाइना में हुआ? निश्चित रूप से हमें परसुएसिव मेथड और डी रेडिकलाइजेशन की प्रोसेस शुरू करनी चाहिए, जो कि चीन ने भी री एजुकेशन कैंप के नाम से चीन ने शुरू कर रखी है कि जो अतिवादी हैं उनको अलग तरीके की एक तरह की शिक्षा दी जाए, डी रेडिकलाइज किया जाए। अगर हम ये कहें कि काउंटर टेररिज्म होना चाहिए, मिलिट्री एक्शन होना चाहिए, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, वो भारत के लिए समाधान अच्छा नहीं होगा। तो हमें तो डी रेडिकलाइज करना चाहिए। भारत का समाज रेडिकलाइज क्यों हो रहा है, उससे कैसे बचा जाए और उसको डी रेडिकलाइज कैसे किया जाए और किस तरह से मेन स्ट्रीम में उनको साथ लेके चला जाए, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। और मेरे ख्याल से भारत का राजनीतिक सिस्टम है और जो सामाजिक व्यवस्था है वो इसके लिए पर्याप्त तरीके से समर्थ है। वैसी स्थिति भारत में होगी मिलिट्री एक्शन की घरेलू मामलों में, क्योंकि भारत का आतंकवाद है वो भारत में घरेलू मामले में है। पाकिस्तान का हस्तक्षेप तो है, लेकिन पाकिस्तान का आतंकवाद है वो ईरान में भी प्रॉब्लम करता है, वो अफगानिस्तान में भी करता है, वो भारत में भी प्रॉब्लम करता है। भारत कहीं भी किसी भी देश में आतंकवाद को एनकरेज नहीं करता है। तो भारत की स्थिति पूर्णतः भिन्न है। पाकिस्तान जैसा, जो पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन तैयार की प्लान बनाई है, उस तरह के ऑपरेशन की भारत जैसे बड़े देश में, जहां सामाजिक ताना बाना अभी भी बहुत अच्छा है क्योंकि विविधता बहुत। लेकिन करोड़ी सिंह जी, आप इतना मान रहे हैं कि चीन के तरीके से रिहेबिलिटेशन या री एजुकेशन वाले प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं? देखिए, ये एजुकेशन हमारे एजुकेशन का ये पार्ट होना चाहिए कि हम मेन स्ट्रीम में कैसे हैं। भारत का संविधान है, भारत की व्यवस्था है, भारत में सबको हम साथ लेके चलते हैं, एक इंक्लूसिव पॉलिसी है, उसके बारे में ट्रेन किया जाना चाहिए। तो हमारे जो कोर्स कंटेंट्स हैं या जो एक्सट्रीम वाले एलिमेंट हैं उनको किसी न किसी रूप में हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए या उनको इस तरह से शिक्षित करना चाहिए। अगर उनकी जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं तो उनको हमें एड्रेस करना चाहिए किसी भी ग्रुप की, क्योंकि भारत एक बहुलवादी समाज है और बहुलता वाले में हर ग्रुप की कुछ ग्रीवेंसेस हो। लोकतंत्र में हमेशा जो चुनी हुई सत्ता होती है वह अपने नागरिकों की मांगों को सही तरीके से एड्रेस करती है, लेकिन हिंसा किसी भी मांग का उपाय नहीं हो सकता है। संतपाल राघव जी हमारे साथ मौजूद है। संतपाल राघव जी, आपको क्या लगता है कि अगर पूरे इस रेडिकलाइजेशन को आपको ओवरकम करना है तो चीन का मॉडल आपको सूट करेगा या पाकिस्तान का? जी देखिए, ये जो ऑपरेशन है ये ऑपरेशन में आतंकवाद के खिलाफ है और ये साफ साफ है चाइना के प्रेशर से ये चलाया जा रहा है। और इसके अंदर बलूच को ज्यादा उनको खतरा है क्योंकि ये जो सीपीसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो बलूचिस्तान के थ्रू जा रहा है, तो उनको ये खतरा है कि ये इस पे ये हमारे के ऊपर एक कब्जा किया जा रहा है। नहीं तो ये पाकिस्तान। संतपाल राघव जी, मेरा सवाल ये है
कि अगर इस रेडिकलाइजेशन को भारत में खत्म करना है, जो इस्लामिक आतंकवाद का एक या कट्टरपंथ का रूप देखने को मिल रहा है भारत में, उसको अगर कम करना है या उसको नियंत्रण करना है, तो भारत के लिए मॉडल कौन सा सही होगा? पाकिस्तान का सैन्य मॉडल या चाइना का? जी देखिए, इस विषय में अमेरिकन विदेश मंत्री जॉन कैरी आए थे। उन्होंने यहाँ पे इंडिया में बड़ा साफ साफ मैसेज दिया था कि एशिया के अंदर और पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर आतंकवाद को समाप्त के लिए पाकिस्तान की एक विशेष भूमिका होनी चाहिए। वो अभी उसके अंदर कमी है। उनका साफ साफ इशारा था पाकिस्तान की तरफ कि जितने भी उनके ग्रुप्स हैं, आतंकी ग्रुप हैं, उनको लगाम लगाने की जरूरत है। जो जहां तक भारतवर्ष का सवाल है, हम अपनी लड़ाई ये खुद लड़ रहे हैं, और लेकिन अगर पाकिस्तान जितने भी रेडिकल ग्रुप्स हैं, इनको सख्ती से पेश किया जाए तो एक बहुत बड़ा पीस का मैसेज जाएगा पूरे एशिया के अंदर। संजीव श्रीवास्तव जी, 30 सेकंड में आपका जवाब चाहेंगे। भारत के लिए कौन सा मॉडल उचित होगा, चाइना मॉडल या पाकिस्तानी मॉडल? जी ऐसा है कि हर एक राष्ट्र की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, अपनी परिस्थितियां होती हैं, और भारत का जो संताल जी, आप संजीव जी जवाब दे रहे हैं, एक मिनट सुनिए संजीव जी को। हाँ संजीव जी, आप बोलिए। जो भारत के अंदर का जो रेडिकलाइजेशन है, भारत के अंदर की जो समस्या है, जैसा कि मैंने कहा कि उसका जो डील करने का जो अप्रोच है वो जीरो टॉलरेंस के साथ होना चाहिए। इस तरीके की जो भी इस्लामिक आतंकवादी अप्रोच से ग्रसित जो भी ऐसे एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जहां कहीं यानी भारत को खुद को अपना मॉडल तैयार करना पड़ेगा। समय की कमी के कारण इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का डिबेट में हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ।